नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में फिर से स्वागत है। कल हमको लगता है मैंने कुछ ज़्यादा डांट उठ दिया था क्या, नागरिक जीवन पे और नागरिक सभ्य नागरिक कैसे बने, और पहाड़ों वाली बात पे प्रदूषण मत फैलाएं, गंदगी ना करें। कुछ लोग कह रहे थे कि सर काहे गुस्सा के बोल रहे हैं। देखो यार, गुस्सा तो आ ही जाता है। अब हम लोग घूमने जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे गंदगी रहती है। अब गंदगी में घूमने भी जाओ, यहाँ दिल्ली में रहो तब भी गंदगी, गांव में रहो तब भी गंदगी, घर पे रहो तब भी गंदगी। पहाड़ों में गए हैं नेचर को देखने, तो नेचर को देखे ना। अब जाके वहां भी हम देख रहे हैं कि कुरकुरे का पैकेट फेंका है, किसी ने मैगी की पैकेट फेंका, तो मजा नहीं। तो इसलिए पहाड़ों में गए तो पहाड़ों की खूबसूरती बरकरार रखिए, साफ सफाई रखिए। आप कूड़ा अपने घर उठा लाया करिए, वहीं पे मत फेंक दिया करिए, लाके डस्टबिन में डाल दिया करिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी उसकी खूबसूरती को बनाए रखिए, ताकि आप भी कभी अगर पर्यटन पे जाते हैं टूरिस्ट बन के, तो मज़ा आए। हम लोग तो ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट नहीं है। ट्रैवलर और टूरिस्ट में फ़र्क होता है। टूरिस्ट एक दो दिन के लिए जाते हैं, हम लोग हफ्ते हफ्ते भर जाके घूमते हैं, कैंपिंग करते हैं बाकायदा। लेकिन हम लोग कभी गंदगी नहीं करते हैं। कैंपिंग जहाँ करते हैं वहाँ बाकायदा साफ करते हैं। इवन जो अगर हम खाना बनाए हैं तो आलू के छिलके से लेके जो भी कंपोजिट होती है, जो डिस्पोजल वाले हैं, या फिर जो पूरी तरीके से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको हम लोग वहीं मिट्टी में खनते हैं और उसी में गाड़ देते हैं। ये नहीं कि फेंक दें, खुले में कभी नहीं छोड़ते। ये हम लोग बिल्कुल ध्यान में रख के करते हैं। बाद में हमारा चैनल आएगा घुमक्कड़, ज्ञानगंज के घुमक्कड़, तब उस पर हम ट्रैवलर वाली वीडियो डालेंगे, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, देखिएगा। अभी तो बस अपने लिए रखे हैं 5-6 जगह घूम के वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा। बाकी आप लोग साफ सफाई रखिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, अधिकार खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग मन ही मन बोलेंगे अगर ज्ञान बहुत देते हैं आप। कहाँ से पढ़ना था? नगरीय जीवन एवं सामाजिक संरचना। हमने हड़प्पा सभ्यता को कल कहाँ तक देख लिया था? कौन कौन से प्रमुख स्थल थे, उत्पत्ति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी, उत्पत्ति के कारण क्या थे। ठीक, तो आज देखेंगे उन आधारों पे, उन साक्षी जो पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पे समाज कैसा था। वही एक आधार थे जो हमको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था, या फिर कैसी सभ्यता थी, नगरीय या फिर शहरी ग्रामीण, किस प्रकार औरतों की स्थिति, यानी कि माताओं बहनों की स्थिति कैसी थी, पुरुष की स्थिति क्या थी, कैसा शासक वर्ग था, पूरा था पुरोहित वर्ग कैसा था। ये सब विशेषताएं हमको मिलती हैं किससे? जो साक्ष्य मिले हमको प्रमुख स्थलों से। नगरीय और सामाजिक जीवन देख लेते हैं। सबसे पहला, उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं उत्कृष्ट नगर नियोजन। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी, या फिर जो शहर या नगर का निर्माण हुआ था, पश्चिम से पूर्व दिशा में घरों का निर्माण करते थे। ठीक है, नगर नियोजन को अगर देखें, नगर नियोजन, नगर नियोजन में सबसे पहले देखेंगे कि बस्तियों या सड़कों का निर्माण। मानते हैं कि ये एक सड़क है सिंधु घाटी सभ्यता की, और इसमें कुछ छोटी छोटी बस्तियां हैं। ये ए बस्ती है, ये बी बस्ती है, और ये सी बस्ती है। तो जो मेन सड़क थी मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो बस्तियां जुड़ी कैसी थी? बस्तियां जुड़ी थी इस प्रकार से। आप देखेंगे कि इस सड़क से इस सड़क के बीच का जो कोण है, कहीं न कहीं समकोण है। ठीक, तो अब देखेंगे कि सड़कों का निर्माण था इसमें, सड़कें एक दूसरे दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे क्या बेनिफिट्स होगा? सारी बस्तियां अलग हैं। अगर
यहाँ गटर सिस्टम है, मानते हैं जल संचयन या फिर बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली थी। तो अगर सड़क के बीचों बीच अगर कोई गटर मानते हैं या किनारे ही गटर मानते हैं, तो इस बस्ती से जो सड़क गई है, इस सड़क के किनारे किनारे अगर क्या है, गटर है या फिर नाली है, यहाँ जोड़ के डायरेक्ट अगले बस्ती तक ले जा सकता है। सेम प्रोसेस यही होगा, इससे आराम से जुड़ा हो जाएगा। अब बस्ती अगर मानते हैं ए बस्ती यहाँ है, बी जस्ट इसके इधर है, अब सड़कें ऐसे ना हो के ऐसे ऐसे सड़कें होती तो क्या बेहतर संचयन प्रणाली हो सकता? कभी नहीं। इसमें बेहतर संचयन प्रणाली होगा, इसमें होगा, और इनका नियोजन हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये पहला हो। सड़क निर्माण कैसे होती थी? समकोण, एक दूसरे सड़क, सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती हैं। घरों का निर्माण, घरों का जो निर्माण था वो वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में होता था, मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में घरों का निर्माण होता था। क्यों? कि हवाएं, बेहतर वायु संचालन के लिए हवाओं का घरों में प्रवेश करना, ताकि घरों में ह्यूमिडिटी बनी न रहे, रोग की उत्पत्ति ना हो। अगर किसी घर में बेहतर हवा या बेहतर वायु संचार वेंटिलेशन सिस्टम है तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी कम होगी, बदबू कम रहेगी घर में, ठीक, और आग के लगने की संभावना कम रहेगी। क्योंकि अगर हम खाना पकाते हैं तो धुआं जो घर में भरेगा, अस्थमा जैसी बीमारियों की कम, ठीक, तो क्या होगा? ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब विज्ञान है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने इसका प्रयोग किया था अपने बसाने के लिए। ये समझ गए। निजी स्वच्छता, वही बेहतर वायु संचरण प्रणाली, जल निकास प्रणाली, बाथरूम, सार्वजनिक कुएं, और नगरों में सुव्यवस्थित आवास, वही संपूर्ण शहर। आवास वर्गीकरण, सिटैडल, शाही, प्रशासनिक। अब देखेंगे कि आवासों का वर्गीकरण कितने क्रमों में था, कैसा था सामाजिक जीवन। जैसे कि जो हम पढ़े थे धौलावीरा में, राखीगढ़ी में, तो हमने देखा था कि दुर्गीकृत शहर मिले हैं क्रमों में। पहले बड़े बड़े आवासों का वाला क्रम, फिर उसके बीच में मध्यम, फिर उससे नीचे छोटी बस्तियों का निर्माण। तो लोअर टाउन जिसको कहते हैं, सामाजिक विभाजन पर का संकेत पर स्पष्ट राजा महल का अभाव। मैंने बताया कि अभी भी ये विवादास्पद मुद्दा था, अभी भी लोगों को क्या था, लोग कहीं ना कहीं वंचित थे एक तरीके से। उस समय शासक वर्ग की उपलब्धता नहीं थी। पेशा, पेशा वर्ग, शिल्पकार, धोबी, व्यापारी, कुटीर उद्योग, ठीक, और कृषक, ये इसके नीचे वाले क्रम में। दूसरे में तो मध्यम वर्ग यानी कि धनी व्यापारी, और उसके नीचे में ये सारा वर्ग रहता था। समाज का स्वरूप कैसा था, विभाजन एवं जीवन शैली कैसी थी, ये हम देखेंगे। सिंधु घाटी का समाज जो था संभवतः मातृ प्रधान, मैंने कल बताया था कि जो मैक्सिमम देखेंगे मातृ देवी की मूर्तियां, नर्तकी की मूर्तियां, और मातृ देवी की उपासना। नव पाषाण और ताम्र पाषाण में देखा था कि उर्वरता की देवी की पूजा और पृथ्वी की पूजा करते थे। क्यों? इस समय लोग अभी भी पूर्णतः देखा जाए कि उद्योग पे नहीं निर्भर थे। उनका जो उद्योग भी था वो किस पे था? कृषि पे। कृषि किस पे था? उर्वरक मृदाओं पे निर्भर रहती थी। तो उर्वरक मृदा को कहीं ना कहीं हम देवी की संज्ञा देने लगे थे। तो इसलिए देखेंगे कि मातृ देवी प्रधान समाज था। इसका अनुमान बड़ी संख्या में मिली नारी मृण मूर्तियों से लगाया जाता, ठीक, जिन्हें मातृ देवी का प्रतीक माना जाता। परिवार या जीवन शैली कैसी थी? घरों में भट्ठी, फर्नेस, खिलौने और खेल की वस्तुएं, सजाती पारिवारिक जीवन की उपलब्धता। माँ, इस सभ्यता में देखा जाता है कि सामूहिक जीवन में परिवार की संकल्पना, एक बड़े बड़े परिवार की संकल्पना हमको मिलते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली की कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। लीप की अनुपस्थिति, तक्ष के अनुसार प्रशासनिक रिकॉर्ड सीमित है, लेखन ने सरकारी रिकॉर्ड छोड़े पर अभी तक समझा नहीं गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता किस कालक्रम का है? लिखित साक्ष्यों के आधार पे आध्यात्मिक में कैसा, क्या परिभाषा थी कि जहां लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता तो है लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है, ठीक।
माना जाता है कि 400 संकेतों का हमको अब तक हड़प्पा सभ्यता से हमको 400 संकेतों की उपलब्धता मिली है, लेकिन हम उनको अभी तक पढ़े नहीं है, समझ ही नहीं पाए। ठीक, यही सेम चीज जो मैंने डिफाइन किया है। समाज का स्वरूप, विभाजन एवं जीवन शैली कैसा था। अब आर्थिक जीवन देख लेते हैं कैसा था। इकोनॉमिक लाइफ किसके आधार पे था। समाज की आधारशिला अभी भी किस पे है, कृषि पे, पशुपालन पे। ठीक, तो समाज की आर्थिक जीवन मुख्यतः किस पे होगी, और मिट्टी के बर्तन पे आधारित। तो मुख्यतः किस पे होगी, कृषि के अधिशेष उत्पादन पे, पशुपालन पे, पशुओं के व्यापार पे, और मिट्टी के बर्तनों पे, उनके व्यापार पे। जो तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के धातु, कांस्य के धातु, उनके औजारों पे। हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने कल बताया था कि किसके सोने के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के। तो सोने और चांदी के आभूषणों के साक्ष्यों के हमको के आधार पे ही हम इस सभ्यता में व्यापार का हमको कैसा होगा आर्थिक जीवन, इसके व्यापार के आधार पे। सबसे पहला कृषि देखते हैं, कौन से, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल। कुछ क्षेत्रों में कपास यानी कि कॉटन की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। सूत वस्त्र का प्रमाण मिलता है जो कि विश्व में पहली बार कपास के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। कपास के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद पशुपालन में गाय, ये यहाँ एकदम ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक जीवन में कौन कौन से तथ्य थे। सबसे पहले कृषि में देखें तो गेहूं की खेती जानता था, जौ की, बाजरा की, चावल की, कपास की खेती करना जानता था, ये फैक्ट हो गया। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़ बकरी, सूअर, ऊंट। सीमित रूप से ऊंट का प्रयोग इस समय माना जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, श्री राम शरण शर्मा में ये लिखा है कि ऊंट का उपयोग लोग हल चलाने में, व्यापार करने में, सामान को एक जगह से दूसरे जगह वितरण करने में, ढोने में प्रयोग करते थे, ऐसा माना जाता है। हस्तकला व कुशलता, वही औजार आभूषण बनाने में, जैसे कि मोती निर्माण, शिल्प, धातु काम, जैसे कि शीशा और तांबा का। सीमेंट फाइंस, फाइंस के निर्माण में, सीमेंट फाइंस एक तरीके का, आज जो सीमेंट है सीमेंट ही नहीं था, ऐसा माना जाता है। सीमेंट की संज्ञा दी जाती है कि जो घर इनके मिट्टी के थे, पक्की मिट्टी के जो बने थे ईंट से, वो फाइंस से ही जोड़े गए थे। ठीक, एक लेयर को दूसरे लेयर से जोड़ने के लिए फाइंस का प्रयोग किया गया था। व्यापार स्थानीय तथा वैश्विक, मेसोपोटामिया यानी कि सुमेर की सभ्यता जिसको कहते हैं, उसके साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इंडस सील, कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के कि जो व्यापार थे वो मेसोपोटामिया, ईरान, इराक के क्षेत्रों से, मिस्र के क्षेत्रों से होती थी। हर एक सभ्यता की कुछ विशेषता रही होगी, उस क्षेत्र की मुहर रही होगी, सील जिसको कहते हैं। तो उसके प्रमाण हमको, उसकी उपलब्धता हमको मेसोपोटामिया में मिलती है, सुमेरियाई सभ्यता में मिलती है, ईरान इराक के क्षेत्रों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार वैश्विक व्यापार था। मानकीकृत प्रणाली, सिलवट, वजन देखे होंगे, स्टील, लोढ़ा, इस प्रकार के वेट, स्टोन वेट, पत्थर के जो बाट बनते थे उनसे हम वजन का उपयोग करते थे। माप में एक रूपता, सक्रिय व्यापार नियमन का संकेत। एक चीज देखेंगे कि तब भी 1, 2, 4, 8, 16, 32 जो मापन की प्रणाली थी, ये आज भी और तब से लेके आज तक इसी क्रम में चल रही है, बदली नहीं है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसी के क्रम में मापन प्रणाली आज भी भारत में प्रचलित है। ठीक, और यही मापन प्रणाली यहाँ भी हमको देखने को स्पष्ट रूप से मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। समुद्री व्यापार, जैसे लोथल जैसे स्थल पर डाक या हार्बर के साक्ष्य यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य। अरब सागर से नौवहन, सुतकांगे डोर से भी हमको, सूरकोटदा से भी हमको किसके साक्ष्य मिले हैं। अगर सुतकोटदा से देखें तो हमको साक्ष्य मिलते हैं किसके, सुतकांगे डोर से। बाह्य व्यापार, सुतकांगे डोर से हमको बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक,
ये हो गया आर्थिक जीवन। कृषि और पशुपालन वही बात जो यहाँ लिखा है, ये लोग आपको मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उद्योग शिल्प एवं तकनीकी प्रगति, कैसे मनके का निर्माण किया, कैसे मानव ने मनके का सोने पाया, सोने को गलाना, उसको गला के एक आकार देना, आभूषण बनाना, चांदी को पाना और चांदी की को गलाना, उसका आभूषण बनाना, तांबे की खोज, इस प्रकार के में किस प्रकार की तकनीकी, कैसे तकनीकियों का विकास हुआ है। व्यापार एवं वाणिज्य आंतरिक एवं विदेशी, वही बात है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध। मेलुहा का संदर्भ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उल्लेख मिलता है मेसोपोटामिया में, उसका नाम है मेलुहा। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी समकालीन सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु प्रदेश के व्यापारियों का उल्लेख मेलुहा के नाम से किया गया है। ठीक, जो व्यापारी थे उनका उल्लेख किया गया मेलुहा के नाम से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रदेश था वह मेलुहा के नाम से ही वहां पे प्रसिद्ध हुआ। ठीक, लिखित प्रमाण, ये अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों का बाहरी लिखित प्रमाण प्रदान करता है। क्या? मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधु लिपि अभी तक अपठित, पढ़ी नहीं गई है। इन अभिलेखों को और पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा से विभिन्न प्रकार के लकड़ी, क्यों? मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अपर जो रीजन है, वो देवदार नरम लकड़ियों का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया का सभ्यता का जो क्षेत्र है, मिस्र का जो क्षेत्र, ईरान इराक का जो क्षेत्र है, नरम पहाड़ी लकड़ियों के क्षेत्रों का क्षेत्र नहीं है, लकड़ी के क्षेत्र का नहीं है। इसलिए लकड़ी का व्यापार यहाँ से होता था। पत्थर, धातु, हाथी दांत और पशु आयात करते थे। ठीक है, राजनैतिक जीवन, धर्म और कर्मकांड, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस एंड रिचुअल्स क्या क्या थे। सबसे पहला जो इस समय हम देखेंगे राजनीतिक जीवन, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैं पहले लेक्चर में बताया था कि यहाँ शासक वर्ग की अनुपलब्धता है, कोई विशिष्ट सामाजिक विभाजन देखने को नहीं मिलता। ये माना जाता है कि नगर के लोग खुद से ही एक दूसरे से मिलकर नगर नियोजन करते थे। उस समय के लोग नगर में शासकीय व्यवस्था का संचालन करते थे, न कि कोई शासक वर्ग था या अभिजात वर्ग था। ठीक है, किसी एकल साम्राज्य के स्पष्ट सबूत नहीं मिलते हैं। जब कोई शासक वर्ग की उपलब्धता नहीं रहेगी तो कोई साम्राज्य नहीं होगा। लोग कैसे होंगे? एक दूसरे से जुड़े सामुदायिक आधार पर जीवन या सामुदायिक शासन प्रणाली की उपलब्धता देखी जाएगी। अधिक संभावना है कि कई स्वायत्त नगर, सिटी स्टेट या व्यापारिक केंद्र थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा और धौलावीरा जैसे शहरों की उपलब्धता। प्रशासन के संकेत कैसे थे? नगर योजना के आधार पर। मानकीकरण, यानी कि वजन, माप, ईंट का मानक का प्रयोग करते थे। सार्वजनिक उपक्रम, संगठित शासकीय सामुदायिक प्रबंधन का संकेत। ये कैसे पता चलता है कि सार्वजनिक उपक्रम होते थे? संगठित शासकीय सामुदायिक प्रबंधन का संकेत जब हम पढ़ रहे थे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो हमने वहां से दो चीजों के साक्ष्य देखा था। किसका? बृहद स्नानागार और असेंबली सभा भवन। ये एक परिकल्पना देती है जनमत संग्रह की। जो ये सभागार है, जो सभा भवन है, ये एक परिकल्पना देती है जनमत संग्रह की, कि पूरे गांव या पूरे समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हुए, उस समाज या उस नगर के लिए कैसे नियम होने चाहिए, क्या क्या सामाजिक बुराइयां हैं और कौन कौन सी असुविधा हो रही है, कैसी असुविधा हो रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसा एक समूह है जो समाज में अराजकता फैला रहा है। तो उस सभा में इकट्ठा होकर लोग क्या करते रहे होंगे? नियम कानून बनाते रहे होंगे और किसी एक को
संचालन का, जैसे मान लेते हैं कि उस नगर में एक जिलाधिकारी रहता होगा, तो सारे लोग इकट्ठा होकर उसको ये सलाह देते होंगे कि ये सुविधाएं हैं और ये असुविधा हो रही है, ऐसे इस प्रकार के लोग हैं जो संचालन में या नगर के प्रबंधन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो अपने कुछ साथी होंगे उस समाज में, जिन या कह सकते हैं सहयोगी होंगे, उनसे शासन को चलाता था। ठीक है, जनमत संग्रह पॉलिटी का विषय आपको ज्ञानेंद्र सर समझाए होंगे, आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा, जनमत संग्रह होता क्या है। ठीक है, और बृहद स्नानागार सामुदायिक जीवन का, यानी कि त्योहार पड़ते हैं या कोई खेल है या किसी प्रकार का कोई उत्सव होना है हमारे नगर में, तो लोग आके इकट्ठा होंगे, वहां से स्नान करेंगे, पवित्र स्नान करेंगे और जाके फिर तैयार होके आके इकट्ठा होंगे और मनाएंगे, ऐसा दिखता है इसमें। ठीक है, अभिलेख का अभाव, कोई अभिलेखी शासक सूची या राजाओं के प्रशासनिक लेख नहीं मिले हैं, इसलिए राजनीतिक जीवन के स्वरूप पर अनुमान सीमित है। ऐसा नहीं माना जा सकता, वही माना जा सकता कि सभा में लोग इकट्ठा हुए होंगे और किसी एक को दे दिए होंगे कि हाँ तुम एक टर्म के लिए 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल के लिए, हाँ तुम इस काल टाइम पीरियड के लिए इस समय इस नगर की या इस विशेष क्षेत्र की तुम सुविधाओं को देखो या बताओ। कड़े नियोजित शहर नियम के स्पष्ट से यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था भी सामाजिक नियंत्रण के संकेत। कड़े नियोजित शहर नियम से स्पष्ट की किसी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था की थी, किस्म या नगर या परिषदीय वर्गीय नेतृत्व। वही मैंने बताया, सभा में एकत्रित होकर किसी एक व्यक्ति को, या वो व्यक्ति जो है अपने सहयोगी या कह सकते हैं यही परिषद बनाया होगा, या 4-5 लोगों का एक ग्रुप होगा जो नेतृत्व करने वाला होगा, उसको अधिकार देते रहे होंगे। ठीक, धर्म और कर्मकांड, धार्मिक चिन्ह मातृ देवी यानी कि मदर गॉडेस, अभी भी हम देख रहे हैं कि माता के आधार पे ही है ये मूर्तियां। उर्वरता पूजा का संकेत, अभी भी कृषि पे आधारित समाज है, पशुपालन के आधार पे है, तो कैसे जानवरों की पूजा, पशुओं की पूजा, यानी कि जिसको कहते हैं पशुपत के साक्ष्य, मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ये पशुपत, कुछ सीलों पर त्रिशूल श्रृंगार वाला योगाभ्यास करती आकृति, सर्वदृष्टि रूप से प्रोटो शिवा का सुझाव, यानी कि अभी भी विवादास्पद है। ऐसा माना जाता है पशुपति को कि आज की संज्ञा में जानवरों की से सबसे जुड़ा हुआ जो देवता है हिंदू समाज में एक तरीके से माने जाते हैं, वो भगवान शिव हैं। उन्हीं की संज्ञा के आधार पर पशुपति को, उस काल के पशुपति को माना जाता है कि वो भगवान शिव के प्रोटोटाइप है। ठीक, ग्रेट बाथ, वही मोहनजोदड़ो वाला, सार्वजनिक स्नान शुद्धिकरण संबंधी अनुष्ठान संभव थे। ऑफ रिंग कब्रें, समुचित कब्र व्यवस्था, हड्डियों के साथ वस्तुएं, अर्थ है कि मृतक के प्रति संस्कार थे। शव के दफनाने के, और मोहनजोदड़ो में हमको मिलते हैं कि शव जलाने के भी साक्ष्य, ये याद रखिएगा, एक फैक्ट याद कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो में शव के जलाने के भी कुछ सीमित मात्रा में हमको साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हवनी अग्नि या हवन का साक्ष्य, कालीबंगन पर आग्नेय क्रियाओं के संकेत मिलते हैं। यह मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हवन करना लोग शुद्धिकरण, वातावरण की शुद्धिकरण के लिए प्रयोग करते रहे होंगे, या अपनी अंतरात्मा या आंतरिक खुशी के लिए इस प्रकार के कर्मकांडों का उपयोग करते रहे होंगे, या क्रियाओं का। लिपि पर सीमित जानकारी, लिखित धर्म ग्रंथ या उपलब्ध न होने के कारण धार्मिक विचारों की सीमा अब तक समझा नहीं गया। ठीक है, शासन व्यवस्था के स्वरूप पर विद्वानों के मत, शासन व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार की थी, हमने ये देख लिया, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं आपस में अभी भी क्लेश करते हैं, विवाद करते हैं, संवाद करते हैं, बात करते हैं कि कैसा था, हमारे अकॉर्डिंग कैसा था, हमारे मान लीजिए हम इतिहासकार हैं, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा है, दूसरे इतिहासकार हैं, हमारे अकॉर्डिंग वो शासक वर्ग की उपलब्धता थी, उनके अकॉर्डिंग शासक वर्ग की उपलब्धता नहीं थी, तो क्या विवाद थे। कोई स्पष्ट केंद्रीय सत्ता या शासक वर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता, जिससे शासन के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इस विषय पर विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक, पहला, जनतांत्रिक या प्रतिनिधित्व सरकार, वही जो मोहनजोदड़ो से सभ्यता हमको मिली है, सभा मिला है,
उस सभा में वही लोग इकट्ठा होकर किसी को वर्गीय नेतृत्व या परिषदीय नेतृत्व की उपलब्धता, पुरोहित शासन, ऐसा माना जाता है कि उस समाज में जो था पुरोहित वर्ग वो शासन भी देखता था। जैसे कि पशुपत की जो पूजा कराता था, मातृ देवी की जो मूर्तियां मिली हैं उनकी जो पूजा कराता था वो पुरोहित वर्ग था, वही शासन भी करता था, वही शासक वर्ग भी था, ऐसा माना जाता। लेकिन इसके कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते हैं। और एक चीज और याद करिएगा कि बार बार आ रहा है कि मिट्टी की मूर्तियों के साक्ष्य, तो लेकिन अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। स्टुअर्ट पिगाट और मार्टिन व्हीलर का मत है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो पृथक राजधानियां थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। मोहनजोदड़ो को माना जाता है शासकीय राजधानी, और इसको माना जाता है, ठीक है, यहाँ पुरोहितों का शासन था। मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित की मूर्ति इस सिद्धांत को बस बल देती है। लेकिन ये भी विवाद है, ये कोई स्पष्ट ऐसा नहीं है, इस पे भी कई लोग आलोचना किए हैं इसकी। व्यापारी वर्ग का शासन, एक अन्य लोकप्रिय मत है कि यहाँ का शासन व्यापारिक गतिविधियों के संलग्न एक शक्तिशाली व्यापारी समूह द्वारा चलाया जाता था। पूरे सभ्यता क्षेत्र में मानकीकृत बाटों, मुहरों और ईंटों की एक रूपता इस सिद्धांत को समर्थन देती है, क्योंकि यह एक संगठित व्यापारिक समूह के नियंत्रण के बिना संभव नहीं है। पहले क्रम में जब कहीं कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, राखीगढ़ी से, जब दुर्ग सबसे ऊपर त्रिकोणीय बस्ती की बस्तियों के साक्ष्य मिलते, तो हम देखते हैं सबसे ऊपर क्या है? शासक वर्ग, फिर बीच में व्यापारी वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग, और नीचे क्या है? जो गरीब तबका है, निम्न वर्ग है, वो मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मध्यम वर्ग था वही शासक वर्ग था, लेकिन इसके भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है कि मेसोपोटामिया और मिस्र के विपरीत, जहाँ शासकों और देवताओं के विशाल स्मारक मिले हैं, सिंधु सभ्यता में ऐसे कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सत्ता एक अलग मॉडल था जिसे आर्थिक और धार्मिक नियंत्रण को राजनीतिक शक्ति से ऊपर रखा, यानी कि लोग, इस सभ्यता में लोग कैसे रहे होंगे? स्वतंत्र, नागरिक आधारित जीवन। समाज कैसा होगा? उदार। राजनीतिक सत्ता है नहीं तो कोई धार्मिक विवाद नहीं होगा। कैसे होंगे? धार्मिक रूप से सहिष्णु होंगे। ठीक। तो ऐसा एक संकल्पना है कि इस समय के लोग स्वतंत्र रहे होंगे, अपनी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, अगर इसको और क्लियरिफाई कर लें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ज्यादा बल था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ज्यादा बल था। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये हो गया आपका। अब देखते हैं कि धार्मिक मान्यताएं, उपासना और पद्धतियों के प्रतीकों के आधार पर विभिन्न विद्वानों को क्या मत थे, और कैसा ऐसा समाज, किस प्रकार का समाज रहा होगा। ठीक। धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मुख्य रूप से मृण मूर्तियां, मुहरों से मिलते हैं। वे मातृ देवी और देवताओं दोनों की उपासना करते हैं। कैसे पता चलता है कि देवता भी थे? पशुपति, जो पशुपति के साक्ष्य मिले हैं हमको, वो कैसे थे, तो वो किसके है उपलब्धता की हमको जानकारी देते हैं? वहाँ देवताओं के, पुरुष देवताओं में पशुपति महादेव,
की पूजा सबसे महत्वपूर्ण थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक 3 मुख वाले पुरुष को बैठी हुई मुद्रा में, यानी कि योगासन की मुद्रा में दिखाता है, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा जैसे पशु हैं। याद रखिए 4 पशु हैं, कौन कौन से? योगासन मुद्रा में जो व्यक्ति बैठा है वहां पे, मान लेते हैं ए जो है वो एक आदमी है जो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ, यानी कि योगासन मुद्रा में बैठा हुआ। इसके चारों ओर कुछ जानवरों के साक्ष्य मिल रहे हैं, जैसे भैंसा, हाथी और बाघ के हमको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। लेकिन ये इसी क्रम में नहीं है, बस मैंने बता दिया कि ऐसे हो सकता है, ऐसा मिला है। ठीक है। तो क्या दिखाता है कि इस समय के लोग देवताओं के साथ साथ पशुओं की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि पशुए इनके व्यापार में सहयोग करते थे एक तरीके से। ठीक है। ये हो गया आपका। इसे पशुपति महादेव का रूप माना जाता है। आज भी देखेंगे तो भगवान शिव की उपासना में जानवरों को तवज्जो दी जाती है, जैसे कि नंदी को, बैल को, इस प्रकार के जानवरों को तवज्जो दी जाती है। और प्राचीन काल में आएंगे तो देखेंगे कहीं न कहीं हमको गाय एक पूजनीय के रूप में हम देखते हैं। ठीक है। कला और शिल्प और लिपि कैसी थी, ये प्रमुख थी। मूर्तिकला हमने देख लिया, मुद्राओं के बारे में, और चित्रकला क्या थी। पत्थर की मूर्तियां हमने बस अब ब्रीफ देख लेना, हमने समझा तो दिया ये। पुजारी राजा मोहनजोदड़ो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पुजारी है, पुरोहित वर्ग, वो एक तरीके का राजा था। योग मुद्रा में बैठे पुरुष की मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। धातु की मूर्तियां, नृत्य करती युवती मोहनजोदड़ो से कांसे की, ये सारी इसकी शिल्प कला किस प्रकार की थी। ठीक है। मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने और बैल और बैलगाड़ी, सील एवं मुद्राएं, सामग्री स्टियाटाइट, एक सॉफ्ट स्टोन, टेराकोटा और तांबा। सॉफ्ट स्टोन ये प्रेजेंट करता है कि लोग पत्थर का, अभी भी देखेंगे कि आपकी जो चमड़ी मोटी जहाँ होती है, एड़ी की, आपकी एड़ी एंकल में जो मोटी चमड़ी होती है, उसको छुड़ाने के लिए एक पत्थर की तरह हम लोग उपयोग करते हैं आज भी। तो ये वही है, कुछ दूसरा नहीं है। विशेषताएं, जानवरों की आकृतियां, बैल, गैंडा, हाथी, बाघ, भैंस, एक सिंगी यानी कि यूनिकॉर्न, आजकल तो यूनिकॉर्न लगभग विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। पशुपति महादेव जैसी आकृतियां, मोहनजोदड़ो से योग मुद्रा में चारों ओर पशु। उपयोग क्या था? व्यापार में, वस्तुओं पर छाप और धार्मिक प्रतीक के रूप में। चित्रकला, मिट्टी के बर्तन पर चित्रांकन हमने देखा, लाल, काले, मृग, भांड का, कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। ठीक। विषय ज्यामितीय आकृतियां, पशु पक्षी पौधे, इन सब की पूजा होती थी। वास्तुकला कैसी थी? शहर नियोजन, वही ग्रिड, समकोण पर काटती हुई पक्की ईंटों का प्रयोग, बेहतर जल निकासी। प्रमुख इमारतों में अगर हम देख लें तो मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है, ग्रेट बाथ, अन्नागार है हड़प्पा में, अन्नागार, धौलावीरा में जलाशय और 3 भागों में जो नगर था कालीबंगन से अग्निकुंड की देवी। आभूषण और शिल्प में देखें तो मन का निर्माण उद्योग कहाँ से? लोथल और चंद्रदोड़ो से प्रसिद्ध है। तो 2 जगहों से हमको क्या मिले हैं? मन का निर्माण के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। आभूषण की सामग्री, स्वर्ण, रत्न, मणि, शंख और हाथी दांत। इसका जो हम करते थे, क्या कहते हैं, आयात करते थे हम लोग खुद उत्पन्न नहीं करते थे। तो कहाँ से? मध्य भारतीय क्षेत्रों से हम लोग आयात करते थे। पुरुष व स्त्री दोनों आभूषण धारण करते थे। इस समय पुरुष और स्त्री दोनों लोग आभूषण धारण करते थे। मोहनजोदड़ो में एक चादर लपेटे हुए व्यक्ति के साक्ष्य मिलता है बैठा हुआ, जो पद्मासन मुद्रा में, वो खुद में एक चादर ओढ़ा हुआ, जिससे
दिखाया गया है उस पर बेहतरीन कलाकारी की गई है। ठीक है। धातु कला, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इन धातुओं से प्रसिद्ध थे, 4 प्रकार की धातुओं से। इसके साथ पत्थर के औजारों का भी उपयोग करते थे ये लोग। तांबे कांसे के औजार, कुल्हाड़ी, भाला, छेनी कलाकारी करने के लिए छोटे, पतले और बारीक हथियारों का उपयोग। स्वर्ण आभूषण, चांदी की कलाकृतियां, टेराकोटा व धातु की गहने गहने की मड़ियां। ठीक है। मृदभांड 2 प्रकार की थी, साधारण मिट्टी के बर्तन जो घरेलू उपयोग के लिए होते थे। चित्रित मृदभांड, लाल मृदा पर काले रंग से चित्रित। ये किस प्रकार के रहे होंगे? बेचने के लिए, या किसी जो सभागार में या बृहद स्थानागार में जब लोग जाते रहे होंगे, हो सकता है ऐसे। एक हम लोग इमेजिन करते हैं कि जब पूजा पाठ करने जाते तो कैसी रंगीन, थोड़ा अच्छा दिखने वाला, या बाजार में जाते तो बेहतर तरीके के बर्तनों का उपयोग करते हैं, बेचने के लिए भी उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करते हो, या विश्व में वैश्विक व्यापार के लिए में इसका उपयोग करते हैं। चित्रांकन विषय जैसे वनस्पति, पशु, ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय रूप में, विशेष स्थल, कालीबंगन और आलमगीर सूत्र। ठीक है। वही है कला और शिल्प का उपयोग। सिंधुलिपि, स्वरूप एवं अपठनीयता, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंधु लिपि इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण लेकिन रहस्यमय विशेषता है। क्यों? पेट्रोग्राफी। ठीक है। पिक्टोग्राफी जो है चित्रात्मक लिपि होती है, जिसमें कोई वर्ड नहीं लिखे होते, चित्रों के माध्यम से, जैसा कि ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मली एक गांव होगा छोटा सा, या पहाड़ के किनारे एक घर होगा, सूर्य उदय हो रहा है, पहाड़ों से नदियां निकल रही हैं और गांव की तरफ बह रही हैं। ठीक। तो ऐसे चित्रों के रूप में इस समय चीजों को निर्देशित किया गया, न कि कोई वर्ड लिखा गया, कोई शब्द लिखा गया, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है। मूल चिन्ह, हाँ ठीक है, लगभग, जिसमें लगभग 64 मूल चिन्ह, 205 से 400 तक अक्षर थे। यह लिपि मुहरों और ताबे की गुटकाओं पर मिलती है। लिखने की दिशा दाईं से बाईं ओर है। हम किस तरफ से किस तरफ लिखते हैं? हमारी लिखने की जो शैली है ये है। ये किधर चल रहा है? लेफ्ट से राइट जा रहा है। लेकिन उस समय लिखने की दिशा क्या थी? दाईं से बाएं, मतलब राइट से हम लिखेंगे, इधर आएंगे। ठीक है। हालांकि कुछ लेखों में मुस्टोफोडन दोनों ओर से भी प्रयोग हुआ है, यानी कि इधर से भी, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। ठीक है। ये भी देखने को मिलता है। सिंधु लिपि का अपठित होना हमारे ज्ञान के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस कारण इस सभ्यता का अभी तक विस्तृत रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक जीवन मेनली सबसे कंसीडर किया जाता है कि लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर हम राजनैतिक जीवन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं जान पाएंगे। सामाजिक जीवन को तो हम जान जाएंगे, लेकिन राजनैतिक जीवन को समझने के लिए हमको लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसके पतन में कौन कौन से प्रमुख कारण थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ? एकल कारण नहीं, बहु कारण थे, बहुत से अनेक कारण थे। अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक मत दिया, लेकिन जो सबसे, मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग जो लॉजिकल काम करती है, सबसे ये रहा होगा। क्यों? नदियों का मार्ग बदलना, यानी कि सूखना, विशेषकर सरस्वती और घग्गर, घाघरा नदियों का, जलवायु शुष्क होना, मानसून कमजोर पड़ना, ये पहला कारण है। लेकिन अगर देखा जाए, आज अभी वर्तमान उदाहरण से समझते हैं, 2013 में एक त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, केदारनाथ त्रासदी। उसने क्या किया था? मंदिर को छोड़ के बाकी लगभग उसके क्षेत्र में रामबाड़ा से लेके
नीचे तक जितने भी छोटी छोटी घर थे, बस्तियां थी, सबको तबाह कर दिया था, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, एक तिनका भी नहीं दिख रहा था। और वर्तमान में देखें, अभी अगस्त में 6 से 8 तारीख के बीच हरौली उत्तराखंड में ही एक नदी ने क्या किया, इतना तीव्र क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें कि धरौली पूरे शहर को ही चपेट में लेते हुए पूरे शहर को उस गाद से, अपने गाद से ढक दिया। एक घर बस दिख रहा था घाट के दूसरे तट पे, और एक भी घर नहीं दिखा। वहां पे कितने लोग अंदर दब गए, कुछ लोग दौड़ के भाग गए। ठीक, शायद ऐसा रहा हो, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो के पास सिंधु नदी पे हमको बांध बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बांध बनाने के साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। तो शायद इमेजिन करिए कोई बांध है, ठीक ठाक पानी की मात्रा रोके हुए, अगर वो टूटता है तो उस क्षेत्र में बैठी हुई जितने भी बसी हुई बस्तियां होंगी, लोग होंगे, वो पूरी तरीके से पानी से तो कम मरेंगे, लेकिन जो कचरा जमा रहा होगा, जो गाद जिसको कहते हैं नदी क्षेत्र में, उससे तो पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। तो ये एक प्रमुख कारण हम देख सकते हैं कि ये हो सकता है। कृषि संकट, भूमि का अति उपयोग और उपजाऊपन घट जाना। ठीक है, लोग अगर देखेंगे तो हमने देखा था कि झूम के खेती का लोग प्रयोग करते थे। इस समय एक ही क्षेत्र में अगर बस्ती का निर्माण हुआ, लोग रह रहे हैं, तो जब उर्वरक का प्रयोग कर नहीं रहे हैं तो कब तक एक क्षेत्र में करेंगे? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम होती जाएगी, डिक्लाइन होता जाएगा। कहीं न कहीं वो जो भूमि है ऊसर होती जाएगी, अनउर्वरक होती जाएगी। ठीक है, तो उत्पादन कम होगा, तो लोग वहां से पलायन करना शुरू कर जाएंगे। ठीक, जल संकट से सिंचाई प्रभावित होने, व्यापारिक गिरावट, मेसोपोटामिया से व्यापार टूटना, लोथल और सुत्कांगेडोर जैसे बंदरगाह निष्क्रिय होना। धीरे धीरे क्या होगा, जब उत्पादन का अधिशेष बचेगा ही नहीं, तो कहीं न कहीं व्यापार प्रभावित होगा, तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी खत्म होगी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता हम देखेंगे कि अपने चरण के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है, जिससे व्यापार एक दूसरे से बंद होता है। ये भी एक कारण रहा होगा। सामाजिक आर्थिक दबाव, शहरीकरण से ग्रामीण की तरफ, बड़े नगरों का परित्याग। एक लिमिट के बाद देखिएगा, ये टाइम आएगा आपके भी, कि लोग अब शहरों में रहते रहते ऊब जा रहे हैं, लोग गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर देंगे। एक बड़ी बीमारी आ जाए, अभी कोविड में देखिए लोग गांव शहर से भाग के गांव में रहना प्रेफर करने लगे, लोग वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा कि शहरों में इतनी भीड़ है कि बीमारियों, एक छोटी सी बीमारी, अगर कोई छुआछूत या संक्रमित बीमारी है, तो 10 दिन भी नहीं लगेंगे कि वो पूरी तरीके से पूरे बड़े शहर से एक ग्लोबल लेवल पे विकसित हो सकती है या फैल सकती है। ठीक, रोग या महामारी, ये रहा। आक्रमण का सिद्धांत, ये सबसे माना जाता है कि विवाद वाला मुद्दा है, कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा, ईरान या इराक के लोगों ने, जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो जाता। अरे अगर कोई बाहरी आक्रमण करेगा भी, क्या भारत में आक्रमण नहीं हुए हैं? बहुत आक्रमण हुए हैं, लेकिन वो कितना कोई लूटपाट करके ले जाएगा? वो उस सभ्यता को तो और आगे ही लेके जाएगा। कोई शहर को मिटा के फिर से शहर का निर्माण थोड़ी ना करेगा। तो ये एक बहुत ही विवादास्पद है, ठीक, निर्णायक नहीं माना जा सकता। तो ये रहे इसके पतन के कारण। निष्कर्ष क्या निकलता है? सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की एक आधारशिला है। इसने पहली बार शहरीकरण, व्यापार, तकनीकी प्रगति और एक संगठित सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। इसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। क्यों? हम देखते हैं कि हमारी सभ्यता आज भी, जो बड़े बड़े शहर हमारी सभ्यता के कहीं न कहीं नदियों के क्षेत्रों में विकसित हैं। हमें सिंधु घाटी सभ्यता यह बताती है कि कैसे जलवायु परिवर्तन से बचा जाए, कैसे नदियों का अति दोहन से बचा जाए, संसाधन का इतना दोहन ना कर लिया जाए कि हमारी सभ्यता ही विलुप्त हो जाए, या फिर कैसे लोगों की वैल्यू की जाए, न कि संसाधन की वैल्यू की जाए। सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारवाद को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। एक बेहतर
जल संचयन प्रणाली कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ 2 दिन बारिश हो जाए तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई बेहतर गटर सिस्टम यानी कि जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम ये सब चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ खत्म होता है, पतन के कारण निष्कर्ष हमने देख लिया। अब हम इसके इससे संबंधित प्रीवियस ईयर देखेंगे, कौन कौन से आए प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्नों की आवृत्ति रही है, डिफिकल्ट, मॉडरेट या फिर इजी पैटर्न में देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए धन्यवाद। अगला जो अब यहाँ से शुरू होगा, महाजन ऋग्वैदिक काल या फिर लौह युगीन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता 3 पार्ट में, आप तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा। ओके।